नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह गुरुजी पाठशाला में आपके लिए मैं आज एक प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं 2023-24 की बहुत ही नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं की परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है, जो है क्या 22 फरवरी, है ना। तो भाई आपने अब तक कितनी तैयारी करके रखी है और आपकी कितनी तैयारी बाकी है अभी, आप प्रश्न पत्रों के माध्यम से पता कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न पत्र को लगाने का उद्देश्य यही है, करने का उद्देश्य यही है कि आप ये आजमा लें कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हुई है और कितनी तैयारी भी आपकी बाकी है। तो मैं आज आपके लिए हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ कक्षा 10 के लिए, है ना, जो आपकी तैयारी को बताएगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है अभी। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे आते हैं और हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि पता होगा आपको कि 20 जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल आएंगे आपके, है ना, जो एक एक नंबर के होंगे और इन क्वेश्चनों में स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 20 का 20 स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 80 अबव जाना ही जाना है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के कवि है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि है। तो सबको पता होगा कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। अच्छा, द्विवेदी युग के कवि हैं और जो बाबू गुलाब राय हैं इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है वो एक निबंधकार के रूप में, इसके रूप में निबंधकार के रूप में बाबू गुलाब राय ने एक निबंधकार के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की है। और अगर बाबू गुलाब राय के अन्यथा बात करें तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, ये सभी द्विवेदी युग के अन्य कवि हैं जिनका नाम याद रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, चलते रहना। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है ना। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जो वही चिंतामणि है वो क्या है, जो चिंतामणि है वो है निबंध, है ना। चिंतामणि निबंध है। फिर आगे आ जाते हैं, देखते हैं गबन किसकी रचना है। तो गबन, गोदान, ये तो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जो कवि हैं निबंधकार जिनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी है, इन्होंने इसको लिखा हुआ है ना। फिर आगे आते हैं, फिर आगे आने पे देखते हैं कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है ना। तो जो शुक्ल युग की समयावधि है वो 1919 से लेकर 1938 तक है। फिर है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर यह है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। और आत्मकथा किसकी है, किसने नीड़ का निर्माण फिर से लिखा है? ये लिखा है किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब सही है, ये आत्मकथा है और इसको लिखा हुआ है किसने? भाई हरिवंश राय बच्चन जी ने। फिर प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। कहाँ की रचना है? द्विवेदी युग की। और प्रिय प्रवास को लिखा किसने है? प्रिय प्रवास को अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने लिखा है ना। अच्छा, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मधुशाला किसकी रचना है ना। मधुशाला जो है वो है अच्छा हाँ, ये मधुशाला किसकी रचना है। तो जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर देखिए भारत भारती किसकी रचना है। फिर देखिए भारत भारती किसकी रचना है। तो हाँ, देखिए भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है वो है मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? अभी बताया था मैंने, जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो सन 1843 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है, वर्तमान तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम किसमें गिनेंगे? उस पूरे काल को हम गिनेंगे किसमें?
आधुनिक काल में, है ना। फिर देखिए मतिराम किस युग के कवि हैं, तो जो मतिराम है वो रीतिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं? रीतिकाल के। और जो रीतिकाल है वो आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, रीतबद्ध काल और रीत मुक्त काल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो कक्षा 10 के पूरे कोर्स में रस का, अलंकार का, है ना, छंद का, तत्सम तद्भव का, पर्यायवाची का, इन सब का समावेश किया गया है किसमें? आपके कक्षा 10 के सिलेबस में। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समास का भी समावेश किया गया है, तो ये एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन जो सॉलिड नंबर है, आपको एकदम सॉलिड नंबर दिला के जाएंगे। एक नंबर का है तो आपको एक नंबर पूरा पूरा मिलेगा, बस आपको उस प्रश्न का उत्तर सही से आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहला टारगेट तो आपका यह होना चाहिए कि जो ये 20 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय, उनके 20 के 20 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, अगर आपको ठीक ठाक मेरिट चाहिए तो, है ना। नहीं तो पास जो बच्चे होते हैं वो 40% पे भी हो जाते हैं, 50% पे भी हो जाते हैं। अगर आप एक बढ़िया मेरिट लाना चाहते हैं तो कम से कम आपको ये 20 जो प्रश्न हैं इनको तो आपको सबको सही ही करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंदी गद्य पद्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अलंकार पढ़नी पड़ेंगे, छंद पढ़नी पड़ेंगी, इन सभी को आप धीमे धीमे पढ़िए। और अभी 1 महीने कुछ दिन का समय शेष बाकी है, तो जिसमें आप अपनी तैयारी को ठीक कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। चलिए फिर क्वेश्चन आता है, हास रस का स्थायी भाव है, सबको पता होगा हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास, है ना। बस इतना सा करना है, आपको 1 नंबर मिल गया। तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। शोक लिखा हुआ है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो स्थायी भाव से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो जरूरत थोड़ी सी मेहनत करने की और है, ताकि आप अपने मेरिट को और अच्छा ले जा सकें और अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, है ना। कह रहे हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। हमने बताया कि आपको अलंकार भी ठीक से पढ़ना है, तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो जानते हैं, जहां पर जन मन जनो मनो जानो मानो इत्यादि शब्द आ जाए, वो कौन सा अलंकार होता है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। अगर ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। चलिए आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में हमारे कितने चरण हैं? 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। अगर ये पूछे कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं, और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होता है। क्या होता है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। और रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। तो रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। इतना आपको याद रखना है, 1 नंबर आपका पक्का। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग आएगा और प्रत्यय आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद लगता है। तो कह रहे हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में बड़ा आ शब्द प्रत्यय, बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद लगते हैं। ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। कह रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त, है ना। चलिए आगे आइए। लिखा हुआ है पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में कौन समास है? बहुव्रीहि, है ना। पीतांबर में कौन सा समास भैया? बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़िए। लिखा हुआ है
आंसू का तत्सम क्या है? तो आंसू का तत्सम भैया क्या है? अश्रु। क्या है? अश्रु। आंसू का तत्सम है अश्रु। तत्सम तद्भव याद कर लीजिएगा, 1 नंबर पक्का मिलेगा भैया आपको, इतना याद रखिए। फिर है क्या कह रहे हैं कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो वाच्य होते हैं 3 तरह के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने तरह के? ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे पूछ सकते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वो तीनों प्रकार दे दे और एक कुछ और दे दे और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है ना, तो आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की भी है। किसकी? कर्ता की। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या? कहता है कि ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? तो ताभ्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और ये बहुवचन है। आपको इसके लिए विभक्ति, रूप ये सब याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इसमें 1 नंबर मिल पाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 20 आता है और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? तो पहले जानिए सर्वनाम क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और सर्वनाम इसमें क्या है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सर्वनाम ढूंढना है। तो सर्वनाम है वह, है ना। तो भैया इसमें सर्वनाम क्या है? वह। और सर्वनाम परिभाषा पूछ सकता है आपकी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा उसमें से, है ना। तो आज के लिए मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और इन 20 क्वेश्चन में आपको अपना स्कोर बताना है नीचे कमेंट में कि आपका कितना स्कोर आया है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगातार लेके आते रहें, जिससे आपको अपनी तैयारी पता चलती रहे। और निवेदन आपसे यही है कि बचा हुआ जो समय है 1 महीने का, ये बहुत ही कीमती है आपके लिए। आप पूरा अपना जोर लगा दीजिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे ला पाएं और अपने क्षेत्र मोहल्ले का नाम भैया क्या कर पाएं? रोशन कर पाएं। तो ये भैया 20 क्वेश्चन हो गए जिनको आज करवाना था और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द आपको एक इंग्लिश की भी क्लास जिसमें कि प्रैक्टिस सेट हो वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे आप उसमें भी अपनी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को देख सकें, है ना। इसी तरीके से गुरुजी पाठशाला से मैं देवेंद्र सिंह विदाई लेना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।